हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज शेदन। और भारत में पिछले साल G20 की समिट कितने भव्य तरीके से हुई थी। इसी भव्यता को आगे बढ़ाने का काम ब्राजील का था, क्योंकि इस बार G20 की समिट ब्राजील होस्ट कर रहा था, लेकिन भारत की बराबरी नहीं कर पाया। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ड सिल्वा ने खुद ये बात एक्सेप्ट की है कि हम G20 की समिट ठीक तरह से होस्ट नहीं कर पाए। आप ये देख सकते हैं, उनका ये स्टेटमेंट है कि हम ठीक उसी तरह से G20 समिट की मेजबानी करना चाहते थे जिस तरह से पिछले साल भारत ने की थी। वहां से हम काफी कुछ सीख कर आए थे, हमारा एक्सपीरियंस काफी अच्छा था, काश हम भी कुछ उसी तरह का कर पाते। ब्राजील का ये स्टेटमेंट दिखाता है कि इंडिया में पिछले साल G20 की जो समिट हुई थी वो अपने आप में हिस्टोरिक थी, लेकिन ब्राजील फिर भी ये कहता है कि हमने अपने यहाँ G20 में बहुत सी ऐसी चीज करने की कोशिश की है जो भारत से प्रेरित है, जो हमने भारत से सीखी थी। ब्राजील G20 की समिट को उस मुकाम पर ले जाना चाहता था जिस मुकाम पर भारत इस शिखर सम्मेलन को ले गया था, बट ऐसा हो नहीं पाया। यहीं से सवाल उठ रहे हैं कि ब्राजील की अध्यक्षता में क्या G20 फेल साबित हुई, क्या इसे सक्सेसफुल कहा जा सकता है, क्योंकि हम उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। इस बार की G20 की समिट ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में रखी गई थी। इस समिट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ऊर्जा के बेहतर विकल्प क्या हो सकते हैं, इस थीम को लेकर काफी डिबेट हुई थी। G20 के बारे में आपने काफी कुछ सुना होगा। एक ऐसा इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, ये 19 संप्रभु देशों के साथ साथ एक यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन को एक साथ लाता है, ताकि ग्लोबल इकोनॉमी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे इश्यूज पर खुलकर बातचीत हो सके। इंडिया की तरफ से पीएम मोदी गए थे और उन्होंने बहुत सारी कुछ ऐसी बातें बोली जिन्हें दुनिया को सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, और मैं उस पर भी आऊंगा। लेकिन इस समिट की सबसे बुरी बात जलवायु परिवर्तन में कोई सफलता नहीं मिली, इसको लेकर है। देखिए, दुनिया के सामने क्लाइमेट चेंज अभी तक का सबसे बड़ा इशू है जिसको डेवलप्ड कंट्री बार बार इग्नोर कर रही है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट अभी डेवलपिंग कंट्रीज पर ज्यादा पड़ रहे हैं। अब देशों को ये उम्मीद थी कि G20 में क्लाइमेट चेंज के लिए पैसे की व्यवस्था को लेकर अच्छे से डिबेट की जाएगी कि क्लाइमेट चेंज से जो खतरे उभर रहे हैं उनको कम करने के लिए पैसे देने आगे कौन आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका और डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्री को पैसे दे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बल्कि इस वाली G20 ने COP29, जो कि अजरबैजान में हो रही है क्लाइमेट समिट, उस पर पूरी बात ढोल दी कि COP20 में इस पर सहमति बनानी चाहिए, जबकि ये सहमति यहाँ पर भी बन सकती थी। मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ। ब्राजील में हुई G20 की इस मीटिंग में कोई यूनिटी दिखाई नहीं दी कि हम सब G20 के मेंबर हैं, हम एक हैं, हम मिलकर दुनिया की प्रॉब्लम को डील करेंगे। और जब ये फैमिली फोटो खिंचवा रहे थे तो ऐसा लग रहा था लोगों को जबरदस्ती खड़ा कर दिया गया है फोटो खिंचवाने के लिए। चलो ये सब ठीक है, लेकिन सबके चेहरे इतने उतरे हुए थे, इतने मायूस थे। मतलब इंडिया को आप छोड़ दो तो ऐसा लग रहा था कि एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन के बैठे हुए हैं। देखिए, इन छोटी छोटी चीजों से ना बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि अब दुनिया आने वाले टाइम में G20 पर फोकस कर रही है। UN की अब कोई ज्यादा इज्जत बची नहीं है, लेकिन अगर G20 को इसी तरह से डील किया जाता है तो ज्यादा कुछ नहीं होगा। आपके हाथों में एक फर्जी और फेक वर्ल्ड ऑर्डर होगा। और जिस तरह से दुनिया में कुछ देश आवारा हो रहे हैं, जैसे कि चाइना, कनाडा, पाकिस्तान, कभी कभी अमेरिका, आप ईरान ले लीजिए। कैसे दुनिया आतंकवाद को डील करेगी, इसकी उम्मीद करना भी खतरों से खाली नहीं होगा। तीसरी बात रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर है। रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर कोई मेजर स्टेप यहाँ पर नहीं लिया गया, जबकि एक दिन पहले ही अमेरिका ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल दी थी, उसको चलाने की अनुमति दी थी। बस फॉर्मेलिटी के लिए शांति की बात की गई कि हम कोशिश करेंगे कि रशिया यूक्रेन वॉर रुक जाए। लेकिन G20 में रूस की आक्रामकता पर कोई कमेंट देखने को नहीं मिली। इवन यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने तो ये तक बोल दिया कि G20 निष्क्रिय हो चुका है। जैसे हम UN को बोलते हैं ना कि UN किसी काम का नहीं है, यूक्रेन ने G20 को निष्क्रिय बोल दिया, इनएक्शन बोल दिया, क्योंकि रशिया ने रिसेंटली अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन चेंज की, यानी अपने परमाणु सिद्धांत बदल दिए कि यदि किसी गैर परमाणु देश या परमाणु शक्ति संपन्न देश उस पर हमला करता है तो मॉस्को परमाणु हथियारों का उपयोग करेगा। किसी भी सिंगल देश ने इस पर कोई सवाल खड़े नहीं किए, जबकि G20 के सभी देशों को यह बात पता है कि दुनिया में परमाणु युद्ध कभी भी हो सकता है। जेलेंस्की यहाँ पर यही बोल रहे। क्या G20 देश ब्राजील में बैठे हुए हैं, क्या उन्होंने कुछ कहा? कुछ भी नहीं। वे एक मजबूत रणनीति बनाने में विफल रहे। और जेलेंस्की का स्टेटमेंट ये दिखाता है कि अमेरिका और पश्चिमी देश ये बोलते हैं ना कि हमने रूस को अलग थलग कर लिया,
G20 की इस समिट में ये चीज देखी गई है कि रशिया आज भी उतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में खड़ा हुआ है जितना वो पहले था। खैर, इससे अलग इस समिट में एक बात जो मैं कहूंगा बहुत पॉजिटिव रही। गरीबी और भुखमरी के विरुद्ध G20 के देश एक अलायंस बनाने पर एग्री हुए। 82 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए और इस गठबंधन का ऑब्जेक्टिव ये है कि दुनिया भर में एक भूख विरोधी आंदोलन चलाया जाएगा। इसके लिए पैसे इकट्ठे किए जाएंगे और दुनिया भर के उन देशों की स्कीम लाई जाएगी जो भुखमरी के क्षेत्र में सफल साबित हुई। फॉर एग्जाम्पल, हम इंडिया की बात करें, भारत में मिड डे मील स्कीम के बारे में आपने सुना होगा, PDS के बारे में सुना होगा। भारत सरकार की इन पहलों ने देश में गरीबी कम करने में सबसे ज्यादा भूमिका निभाई है। मैं जानता हूं कि इस बात को लेकर काफी डिबेट है, कभी फूड स्टैंडर्ड को लेकर, कभी फूड क्वालिटी को लेकर, कभी इलेक्शन को लेकर, कभी मुफ्त की रेवड़ी की हम बात करते हैं। लेकिन इनमें एक बड़ा सच ये भी है कि कम से कम इसी बहाने गरीब लोगों के पेट में खाना तो जा रहा है, और आज खाना जा रहा है तो इस बात की भी संभावना ज्यादा है कि कल से वो व्यक्ति अपने पैरों पर भी खड़ा होगा। और इंडिया ने पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का काम किया है। ये छोटी मोटी बात नहीं है। और भारत का फोकस अभी भी इंडिया में फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना है, मतलब खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ताकि भारत का कोई भी व्यक्ति, चाहे महिलाएं हो चाहे छोटे बच्चे हो, वो सिर्फ इसलिए भूखे ना सोए क्योंकि उनके पास खाने का दाना तक नहीं है। ये बात हमें समझनी चाहिए कि भारत अभी किस संकट से गुजर रहा है। इवन अगर यूनाइटेड नेशन के हम SDG गोल की बात करें, सतत विकास के लक्ष्यों की बात करें, तो गोल नंबर 1 और गोल नंबर 2 यही तो बोलता है कि हम कोशिश करेंगे कि दुनिया से गरीबी और भुखमरी पूरी तरह खत्म हो। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। खैर, ब्राजील की तारीफ की जानी चाहिए कि उसकी लीडरशिप में G20 देशों ने ये संकल्प तो लिया। और ब्राजील के राष्ट्रपति यही बोलते हैं कि मानवता को शर्मसार करने वाली एक ऐसी विपत्ति को कम किया जा सकता है, उसे टाला जा सकता है। लेकिन यहाँ पर मतलब G20 में भारत के प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला, हमें उन बातों पर भी गौर करना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने यही बात बोली कि भुखमरी और गरीबी के खिलाफ एकजुटता के लिए ब्राजील की पहल का भारत समर्थन करता है। इसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं। लेकिन इसके साथ भारत ने यह भी बोला कि एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य इस समिट में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना वो भारत की समिट में था। जब तक हम पूरी दुनिया को, पूरी पृथ्वी को एक परिवार नहीं मानेंगे, तब तक इस दुनिया का एक बेहतर भविष्य नहीं हो सकता। आज आप हर तरफ युद्ध देख रहे होंगे, आप रशिया यूक्रेन वॉर देख रहे हो, आप इजराइल ईरान वॉर देख रहे हो। ये सब क्या है? ये इसी बात का नतीजा है, ये इसी बात का रिजल्ट है, ये इसी बात का एक परिणाम है कि हम आज भी विश्व को एक परिवार नहीं मानते, हम एक पृथ्वी को एक परिवार नहीं मानते। और भारत बार बार इसी बात पर जोर दे रहा है कि आप पूरी दुनिया को एक परिवार मानकर चलिए, तभी हम एक बेहतर भविष्य की कल्पना कर पाएंगे। भारत की तरफ से यह भी बोला गया है कि G20 में हमने अफ्रीकन यूनियन को शामिल करवाया। बाकी प्रशासनिक संस्थानों में भी हम इसी तरह के सुधार करेंगे। मतलब जब हम यूनाइटेड नेशन की रिफॉर्म की बात करते हैं तो वहां पर एशिया और अफ्रीका के देशों का प्रतिनिधित्व काफी कम है। ऐसे में इसी तरह के सुधार करवाना भारत की प्राथमिकता होगी। हमारे प्रधानमंत्री ने ये बात भी हाईलाइट की, आप देखिए, कि जंग की वजह से दुनिया में उर्वरक, फर्टिलाइजर, खाद्य, तेल, इन सभी के संकट पैदा हो गए और ग्लोबल साउथ पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है। मतलब भारत इनडायरेक्टली रशिया यूक्रेन वॉर और इजराइल ईरान वॉर के बारे में बोल रहा है कि आप जो जंग लड़ रहे हो ना, उसकी वजह से ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो गरीब देश हैं, उनके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। चाहे वो खाने की बात हो, चाहे वो एग्रीकल्चर की बात हो, चाहे वो ऊर्जा सुरक्षा की बात हो। और ये बातें इन देशों को समझनी चाहिए। आखिरी बात जो हमारे प्रधानमंत्री ने इंडिया की तरफ से ये बोली है कि G20 की चर्चा, G20 की डिबेट तभी सफल होगी जब हम ग्लोबल साउथ की चुनौती और उसकी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखेंगे। ये इंडिया की तरफ से 5 बड़ी बातें बोली गई है। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू।